बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैलियां अपने खास कार्यक्रम को रोकते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर पीएम मोदी बोल रहे हैं अपनी पहली रैली में। श्रीमान मुकुल रॉय जी, श्रीमती सोमा ठाकुर जी, श्रीमान सूर्यारी जी, श्रीमान पद्मनाभा ठाकुर, संसद में हमारी साथी श्रीमती रूपा गांगुली जी, श्रीमान चाबी रानी ठाकुर, श्रीमान प्रताप बैनर्जी, श्रीमान किशोर बर्मन जी, श्रीमान तपन किरण मजुमदार जी, श्रीमती मौसमी विश्वास जी, श्रीमान प्रमाथनाथ मंडल जी, श्रीमान देवाशीष मित्रा जी, श्रीमती देवाश्री चौधरी, श्रीमान सेवार धानानिया जी, श्रीमान संपत ठाकुर जी, श्रीमान अमितवा रॉय, डॉक्टर अर्चना मजुमदार, श्रीमान सुखेंद्रनाथ विश्वास, श्रीमान प्रदीप बनर्जी, श्रीमान अरविंदो विश्वास, श्रीमान अरुण हल्दर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मातवा महासंघ से जुड़े सभी भक्तजन, आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, महर्षि अरविंदो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काजी नजरुल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे मनुष्यों, कर्मयोगियों और क्रांतिवीरों की इस धरती को मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। साथियों, ठाकुर नगर तो एक सामाजिक आंदोलन का गवाह रहा है। ठाकुर हरिश्चंद्र जी ने इस परंपरा को शुरू किया, वो समृद्ध बांग्ला परंपरा को विस्तार दे रहा है। देश के सामाजिक जीवन में समता और समानता की सोच और दबले कुचले वर्ग को न्याय और आत्मविश्वास से जोड़ने का उनका प्रयास आज व्यापक रूप से चल रहा है। बोड़ोमा और श्री हरिश्चंद्र ठाकुर के वंशजों के बीच आकर मैं गौरव अनुभव कर रहा हूं। ठाकुर नगर की इस धरती से मैं सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बांग्लाओं ने देश और दुनिया को विभूति भूषण बंदोपाध्याय जैसा कलमकार दिया, जिनकी कालजयी रचना पंथेर पांचाली ने देश और दुनिया को एक बेहतरीन सिनेमा तो दिया ही है, हमारे गांवों की तब की स्थिति को भी भावी पीढ़ियों के लिए रचा है। 1000 वर्ष की गुलामी के लंबे कालखंड में हमारे गांवों को कैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के स्तर तक पहुंचा दिया, इसकी तस्वीर उन्होंने अपनी रचना में की। कैसे कमाई के अभाव में युवा पलायन के लिए मजबूर थे
और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बीमार मासूम जिंदगियों को शिकार बनाती थी। साथियों, दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए थे। यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। जो बीत गया वो बीत गया। नया भारत अब इस स्थिति में नहीं रह सकता और इसी चीज के साथ, इसी सोच के साथ बीते 4.5 वर्षों से इस स्थिति को बदलने का एक ईमानदार प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। गांव हो कामगार के जीवन को आसान बनाने में जुटी हुई है। अपनी इसी प्राथमिकता को विस्तार देते हुए कल एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। कल बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को, मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। आप शांति रखिए। अब मैदान छोटा पड़ गया है। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मैं आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं बता रहा था, जैसा कि कल मैंने कहा कि ये बजट तो एक शुरुआत भर है। चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तब किसानों, कामगारों, युवाओं के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, अब ठाकुर नगर के, पश्चिम बंगाल के, देश भर के जिन भी किसानों के पास 5 एकड़ तक भूमि है उनको हर वर्ष केंद्र की सरकार 6,000 रुपये तक की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा करेगी। ना कोई सिंडिकेट टैक्स, अब कोई सिंडिकेट टैक्स को घुसने नहीं दिया जाएगा। ना कोई बिचौलिया, ना कोई अड़चन, सीधे बैंक खाते में पैसा जमा होगा। अब आपको समझ आने लगा होगा कि मोदी बैंकों में खाते खुलवाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। यहां पश्चिम बंगाल में ही
3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुलवाए गए। साथियों, ये जो राशि किसानों को मिलने वाली है, ये साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया में आपके खाते में जमा होने वाली है। 2,000 रुपये की पहली किस्त बहुत ही जल्द मिलना आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी। छोटे किसान को अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों जैसे बीज, खाद, दवा जैसी चीजों के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, जिससे किसान अपनी आय को और बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को इसका लाभ मिलता था और खासकर छोटे किसान आजादी से अब तक इंतजार करते रह जाते थे। जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता भी था, वो भी कुछ वर्षों के बाद फिर कर्जदार ही बन जाते थे। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए। परिणाम क्या हुआ? ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं। जिसने कर्ज लिया उसकी 2.5 लाख रुपए की माफी का वायदा किया था और माफी हुई 13 रुपये की। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वही राजस्थान में तो सरकार ने हाथ ही खड़े कर दिए। वहां तो अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसानों का कर्ज माफ करने से इतना बड़ा बोझ पड़ेगा। कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, उनके पीछे पुलिस लगा दी गई है। ये है कांग्रेस की किसान और कृषि नीति, जिसको यहां के सीएम का समर्थन मिल रहा है। साथियों, हमें सरकारों को उनकी नियत, नीति और निष्ठा में स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा। ये जो पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम किसान योजना बनाई गई है, इसमें 75,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। मेरी आपसे विनती है कि अब मैदान में जगह नहीं है, अपने ही लोगों को परेशानी हो रही है। आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये आपका उत्साह, ये उमंग, आज ये जगह कम पड़ गई, ये मैदान छोटा पड़ गया और इसके कारण आपको असुविधा हो रही है। मैं आज आप यहां आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे मतुआ महासंघ के इस विशेष समारोह में आने का अवसर मिला। आपने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, इसको मैं हमेशा हमेशा एक ईश्वर के प्रसाद के रूप में लूंगा। लेकिन मैं एक छोटी बात बता करके मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए जाना है और इसलिए मेरी बात को यहां पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया और देश के टुकड़े किए तब जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सांप्रदायिक दुर्भावना से वहां पर लोगों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए और परिणाम स्वरूप
लोगों को वहां अपने अपने उन देशों को छोड़ करके आना पड़ा। किसी को अफगानिस्तान से आना पड़ा, किसी को पाकिस्तान से आना पड़ा, किसी को बांग्लादेश से आना पड़ा, कभी हिंदुओं को आना पड़ा, कभी सिखों को आना पड़ा, कभी जैनों को आना पड़ा, कभी पारसियों को आना पड़ा। समाज के ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों का कोई गुनाह है क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहां के टीएमसी पार्टी को कहता हूं कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए इनकी जिंदगी आपने तबाह की है। आप मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में गरज रहे थे और ये जो आप बातें सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, ये सीधे सीधे निशाना साधते हुए थी दीदी यानी कि ममता बनर्जी के ऊपर। देख सकते हैं आप, भारी मात्रा में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपके सामने था। कल पेश किए गए अंतरिम बजट का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने तमाम वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे ज्यादा जो खुशी हाथ लगी है वो लगी है निम्न वर्ग के लोगों को, साथ ही मजदूरों को, साथ ही किसानों को। बड़े ऐलान किए गए हैं। कल के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा निशाना यहां पर ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी के गढ़ में ही गरज रहे थे। ये एक रैली, इसके बाद 2 बजे होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली।